वेलकम टू विटी वेडनेसडेज टुडेज एपिसोड। आज हम बात करेंगे एक नए प्रोडक्ट की जो हमारे इंडस्ट्री में आया है, विच इज SIF, एंड वी ऑल आर हियरिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. So today our topic of discussion would be SIFs, and we do have Mr. Hitesh Thakkar, currently serving as COO and Head Strategic Alliances at ITI Asset Management Limited. Hitesh ji is having around 25 years of experience in this market and the banking sector. Currently, he is with ITI since 2019, and he has worked with multiple banks as well as Nippon India Asset Management companies on the legal compliances and other operation side. And so Hitesh ji, uh, हम सब बहुत सुन रहे हैं about SIFs, what is SIF and all. So today let's decode SIF क्या है, कौन कौन से what kind of or what types of SIFs can be launched, and third is how SIFs can be fit in the client's portfolio. So over to you. Thank you, Ritu ji, for giving us the opportunity to share some product details about specialized investment fund. इसका नाम है स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड. सो वैसे तो म्यूचुअल फंड रेगुलेशन बना है 1996 में, जो सीबी ने कंसेप्चुलाइज किया था. और हमारे पास सबसे पहले 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट था. तो उसके बाद म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है कि वेरियस स्कीम्स आ रही है, जिसमें मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टरल फंड्स, जो हम सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स क्या है. बट फर्स्ट टाइम सीबी ने इतने सालों के बाद, ऑलमोस्ट मोर देन 25 years, एक ऐसा ऑप्शन दिया है जो ऑप्शन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अवेलेबल है. तो जैसे दिवाली में जीएसटी डिस्काउंट मिला है और काफी टैक्सेशन का एग्जाम्पशन मिला है, वैसा ही कुछ ये प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने और सेबी ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए ओपन किया है, जो पहले बहुत लिमिटेड था. अल्ट्रा एचएनआई इन्वेस्टर्स ही उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. ऐसे काफी ऑप्शंस थे जो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा. सो बेसिकली म्यूचुअल फंड में लिमिटेशन क्या है. सो म्यूचुअल फंड में आज की डेट में ऐसा एक गैप है कि आपको पीएमएस में इन्वेस्ट करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में, तो आपको मिनिमम 50 लाख इन्वेस्टमेंट चाहिए. आपको एआईएफ में करना है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, तो उसमें आपको मिनिमम 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट चाहिए. तो जो क्लाइंट म्यूचुअल फंड का है वो 500 रुपीज, 1000 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और वो लमसम में भी कर सकता है. बट म्यूचुअल फंड में कोई स्पेशलाइज स्ट्रेटेजीज नहीं है जो हम एआईएफ में देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेबी ने हर एक स्कीम का रूल्स रेगुलेशन डिफाइन किया है. सेक्टरल लिमिट, स्टॉक लिमिट, सब एक्सपोजर्स हर एक स्कीम में डिफाइंड है. तो म्यूचुअल फंड ऐसे देखा जाए तो काफी रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है. सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट हम नहीं बोल सकते बिकॉज उसमें डेरिवेटिव्स भी है, बट बहुत रिस्ट्रिक्शन में है डेरिवेटिव्स. सो एक देयर इज अ गैप विच एग्जिस्ट बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. आज कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है कि मुझे कोई स्पेशलाइज्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट चाहिए, तो उसको एआईएफ में जाना है, तो उसको 1 करोड़ रुपया मिनिमम चाहिए. ये गैप थी और उसका सॉल्यूशन के लिए सेबी हैज कम आउट विद स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जो अंडर म्यूचुअल फंड रिजीम आपको सोफिस्टिकेटेड वेरियस स्ट्रेटेजीज ऑफर करता है. सो लास्ट 20-25 साल में हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर है जिन्होंने लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है. आज उनका डिस्पोजेबल इनकम एंड इन्वेस्टेबल इनकम इज मोर देन 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़. और उन्होंने म्यूचुअल फंड के ऑलमोस्ट सब सब प्रोडक्ट्स देख लिए. तो दे आर लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट विच कैन हेल्प, विच इज अ डिफरेंशिएटेड, बट उसका इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन 1 करोड़, इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ से कम हो, वैसी प्रोडक्ट नहीं थी. तो ये सॉल्यूशन के लिए एसआईएफ इंट्रोड्यूस किया है. नाउ ये एसआईएफ है क्या. तो एसआईएफ बेसिकली डेरिवेटिव्स जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डेरिवेटिव्स में अनहेज हमें अलाउ नहीं है म्यूचुअल फंड को. मीन्स आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुझे फ्यूचर या ऑप्शंस करना है डेरिवेटिव,
तो मैं म्यूचुअल फंड में तभी कर सकता हूं जब मेरे पास रिलायंस म्यूचुअल फंड का होल्डिंग हो वो स्कीम में। तो जिसको बोलते हैं हेजिंग पोजीशन। बट अनहेज पोजीशन या नेकेड पोजीशन मींस आपके पास स्टॉक नहीं है बट आपके उस ऊपर आप डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन कर सकते हो क्या? तो आज की डेट में वो म्यूचुअल फंड में अलाउड नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट है स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड, उसमें उन्होंने ये स्ट्रेटेजीज, ये डेरिवेटिव्स, डाउनसाइड प्रोटेक्शन, अपसाइड अपॉर्चुनिटीज, ये बहुत सारी स्ट्रेटेजीज उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं एक सिंपल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अंडर एसआईएफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसआईएफ प्रोडक्ट कोई म्यूचुअल फंड ही लॉन्च कर सकता है। तो जैसे आईटीआई म्यूचुअल फंड है, ऐसे बाकी जो म्यूचुअल फंड है उनके पास म्यूचुअल फंड का लाइसेंस होगा तो ही वो ये प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। नाउ सेबी हैज कम आउट इन डिटेल सर्कुलर, और वो सर्कुलर में सेबी ने कैटेगराइज किया है। जैसे आज म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, सेक्टरल फंड, वैसे इंडेक्स फंड, पैसिव फंड्स, ऐसे कैटेगरीज है। वैसे एसआईएफ में देयर आर 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज जो ये प्रेजेंटेशन में अभी दिख रहा है। एक है इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, सेकंड है डेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, एंड थर्ड है हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। वैसे तो सेबी का सर्कुलर बहुत 40-45 पेजीज में है, ये मैंने सिंपल फॉर्म में आपको प्रेजेंट किया है। तो अंडर इक्विटी ओरिएंटेड 3 कैटेगरीज है जिसमें आप एसआईएफ लॉन्च कर सकते हो। एक है लॉन्ग शॉर्ट फंड, दूसरी कैटेगरी है इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड, यानी जो मार्केट कैप वाइज टॉप 100 स्टॉक है वो छोड़ के बाकी में लॉन्ग शॉर्ट फंड। और तीसरी कैटेगरी है सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड। तो ये 3 कैटेगरी में एसआईएफ लॉन्च हो सकता है जब भी कोई म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से फंड लाना चाहता है। तो सेकंड कैटेगरी है डेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। डेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में 2 कैटेगरी है, एक डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड, ये लॉन्ग शॉर्ट क्या है वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड्स। सेकंड है सेक्टरल लॉन्ग शॉर्ट फंड, एंड हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में है एक्टिव एसेट एलोकेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड एंड हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। सो पहले हम ये प्रोडक्ट समझेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इन्वेस्टर्स को ये प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ये प्रोडक्ट का पर्पस क्या है। सो आई नो आई हैव कवर्ड इन द स्मॉल स्लाइड फॉर ऑल द कैटेगरीज, बट आई ट्राई टू रीड आउट जो हमने अगली स्लाइड्स में देखा कि इक्विटी में कौन सी स्कीम्स है, डेट में कौन सी स्ट्रेटेजीज है, हाइब्रिड में कौन सी स्ट्रेटेजीज है, इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। नाउ इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? तो उसमें मिनिमम 80% इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी इन्वेस्टेड बाय दैट फंड एनी पॉइंट इन टाइम, और मैक्सिमम शॉर्ट एक्सपोजर थ्रू अनहेज्ड डेरिवेटिव्स इन इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स विल बी 25%। सो आई गिव एन एग्जांपल कि कोई भी जैसे लार्ज कैप फंड है आज के, इफ यू टेक अ एग्जांपल ऑफ लार्ज कैप फंड, तो इन लार्ज कैप फंड any point in time the fund house has to be invested minimum 80% in large cap stocks. Similarly equity long short fund में a fund has to be invested in equity oriented instruments any point in time minimum 80% of the total AUM। और अनहेज पोजीशन जो मैंने अगले स्लाइड पिछले स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था, अनहेज पोजीशन मींस you don't hold the stock but you have taken a future position like long and short। long यानी फ्यूचर में बाय करना, शॉर्ट यानी फ्यूचर में सेल करना। तो ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट से जो स्पेशलाइज प्रोडक्ट है यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए समझना बहुत डिफिकल्ट है, एक्सेप्ट कि देयर इज अ डेरिवेटिव ट्रेडर और देयर इज अ डेरिवेटिव इन्वेस्टर हु इज डूइंग इन डे टू डे एक्टिविटीज। तो ये फंड उसमें अलाउ करेगा हेजिंग स्ट्रेटेजी। सेकंड कैटेगरी थी जो नाम है इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड, मींस आप लॉन्ग शॉर्ट कॉल ले सकते हो जिसमें इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 80% मिनिमम 65% इन्वेस्टेड होगा, बट एक्स टॉप 100 स्टॉक मींस मार्केट कैपिटलाइजेशन से जो टॉप 100 स्टॉक्स है वो छोड़ के
मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में 65% होना चाहिए लिस्टेड सिक्योरिटीज में, और अनहेज पोजीशन 25%। सो ये सेकंड कैटेगरी हो गई अंडर इक्विटी स्ट्रेटेजी। थर्ड कैटेगरी है सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट। सो आप लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी लार्ज कैप में कर सकते हो टॉप 100 में, सेकंड है आपका एक्स टॉप 100, एंड थर्ड है आपका सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट। मींस एनी पॉइंट इन टाइम your 80% exposure should be in 4 sectors. Sectoral, when you decide that you want to launch a product which is a sectoral long short equity fund, so you should have any point in time 4 sector exposure in terms of equity and equity related instrument, और अनहेज पोजीशन में 25% लिमिट का कैप है। सो ये हो गया इक्विटी साइड। डेट साइड है डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड एंड सेक्टरल डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड। सो जैसे मैंने इक्विटी में समझाया वैसे ही ये प्रोडक्ट में भी होगा, बट इसमें कैटेगरी होगी अक्रॉस ड्यूरेशन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, और जब आप डेट लॉन्ग शॉर्ट बोल रहे हो सेक्टरल स्पेसिफिक, तो आप कोई मिनिमम 2 सेक्टर्स में आपका एक्सपोजर होना जरूरी है 75%। तो सेक्टर यानी एनबीएफसी हो गया, बैंक्स हो गया, दिस काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दो सेक्टर्स। सो ये दो कैटेगरी है डेट साइड। और थर्ड है हाइब्रिड। हाइब्रिड नाम जैसे हम बैलेंस एडवांटेज फंड बोलते हैं वैसे ही यहां पे कैटेगरी है जहां पे इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स है। सो पहला है एक्टिव एसेट एलोकेटर फंड। What do we mean by active asset allocator? Asset allocator means asset across the asset class like equity, debt, or equity and debt derivatives, REITs, commodity derivatives, ये सब में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दैट इज वाई एक्टिव एसेट एलोकेटर। सो फंड मैनेजर यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन, डिपेंडिंग इज कॉल अबाउट द मार्केट, ही विल increase or decrease the exposure either in equity, either in debt, or take a derivative position. That is called active asset allocator fund. And the last category under debt side is hybrid long short fund. So hybrid long short fund means they will invest in equity and equity related instruments, minimum 25% in equity and debt side minimum 25%। means any point in time वो fund में minimum 25% equity, minimum 25% debt रहेगा। rest of the 50% exposure can be in derivatives, either in equity or in debt। so इसके की फीचर्स क्या है? तो अभी जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसआईएफ में म्यूचुअल फंड को अलाउड है डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन करना, अनहेज पोजीशन लेना, डाउनसाइड प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज लास्ट 1 साल में हम देखेंगे तो निफ्टी ने रिटर्न दिया ही नहीं है, बिकॉज मार्केट वॉज डाउन। इनफैक्ट देर आर मेनी सेक्टर्स विच आर डाउन। सो नाउ देर इज अ टाइम वेर इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट which have a low investment value, means less than 1 crore, but 10 lakhs is okay. Investment are downside protection, that product should help to downside the protect, and the product should help to capture your upside also। जब मार्केट ऊपर जाता है तो अपसाइड पोटेंशियल ग्रैब होना चाहिए, और जब मार्केट डाउन जाता है तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं? ये डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन से कर सकते हैं। वो फंड मैनेजर मार्केट का व्यू लेके वो फ्यूचर में पोजीशन लेते हैं। लेट से उनको लगता है कि मार्केट में फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। आई एम जस्ट गिविंग अ सेक्टरल सिंपल लैंग्वेज एग्जांपल दैट मार्केट में प्राइस बढ़ने वाला है, so they will take a long position। if they feel that मार्केट में प्राइस डाउन होने वाला है या सेक्टर डाउन होगा, तो जो भी फंड मैनेजर ने इन्वेस्टमेंट किया है वहां वो शॉर्ट पोजीशन लेंगे वो सेक्टर, वो स्टॉक पे और वो सेक्टर रिलेटेड स्टॉक्स पे। तो ये जो स्ट्रेटेजीज है आपको हेल्प करती है टू प्रिजर्व योर वेल्थ। सो नाउ यू जस्ट सी द की फीचर्स। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज है एट पेन लेवल। रिडम्पशन इट इज अलाउड, बट हर एक स्कीम जो, जैसे हम म्यूचुअल फंड में स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बोलते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जिसको आईसीड बोलते हैं।
ये आईसीड में डिफाइन होगा कि आपको डेली परचेज, डेली रिडम्पशन, वीकली परचेज, वीकली रिडम्पशन, फोर्टनाइटली करना है। इट डिपेंड्स ऑन द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। जैसे आईटीआई म्यूचुअल फंड कल कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है एसआईएफ में, जो हम करने वाले हैं, तो हम उसमें डिफाइन करेंगे कि इसमें रिडम्पशन वीकली होगा, फोर्टनाइटली होगा या डेली होगा, परचेज डेली होगा, फोर्टनाइटली होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी इसमें डिफरेंट रहेगी। डेरिवेटिव एक्सपोजर मैंने डिस्कस किया, 25% अनहेज ले सकते हैं। और जैसे म्यूचुअल फंड में रिस्कोमीटर है, वैसे यहां पे भी रिस्क बैंड आएगा कि हाईली रिस्की है, मॉडरेट है, मीडियम रिस्क है, वो कैटेगराइज भी डिसाइड होगा। ना इसमें मिनिमम थ्रीशोल्ड में थोड़ा सेबी ने सर्कुलर में ट्विस्ट किया है। म्यूचुअल फंड जैसा नहीं है, एनी पॉइंट इन टाइम आपका 10 लाख रुपीज वो एसआईएफ की स्कीम में इन्वेस्टेड होना चाहिए। और मैं जब बोलता हूं एसआईएफ की स्कीम, दैट मींस एसआईएफ एट म्यूचुअल फंड हाउस लेवल। जैसे आईटीआई ने लॉन्च किया है, उसकी 2 एसआईएफ है, तो दोनों में मिला के मिनिमम 10 लाख तो चाहिए। ओके। बट कोई और फंड हाउस है, तो वो फंड हाउस की एसआईएफ की मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 लाख रुपीज है। तो यहां पे 10 लाख रुपीज अक्रॉस स्ट्रेटेजी पेन लेवल ये मिनिमम है। और 10 लाख रुपया एनी पॉइंट इन टाइम फंड में होना चाहिए। एक्टिव ब्रीच अलाउड नहीं है। एक्टिव ब्रीच यानी आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख ही है और आप उसमें से विड्रॉ करना चाहते हो, तो आप पार्शियल विड्रॉ नहीं कर सकते, यू हैव टू विड्रॉ ऑल द मनी। सो ये स्ट्रेटेजी में एक्टिव ब्रीच अलाउड नहीं है। पैसिव ब्रीच हुआ तो आपकी स्पेशल प्रोडक्ट जैसे एसडब्ल्यूपी एसटीपी है, वो होल्ड हो जाएगी, वो आप कंटिन्यू नहीं होगी, क्योंकि आपका अमाउंट 10 लाख से नीचे चला गया है। Now there is a definition of accredited investor. So I'll not go much into that detail, but just for your information, accredited investor means SEBI has defined in their regulation that the who are the sophisticated investor, they have a net worth about 7 crore, 50% investment should be in a equity side or market link products. So then they are defined as a accredited investor. And the accredited investor means they have a fair idea, knowledge about the market, how market works, what is the risk. So if you have a certificate like accredited investor, जैसे हम केवाईसी compliant बोलते हैं, वैसे if you have a certificate like accredited investor, then you can will not have a any limit. तो ये प्रोडक्ट है, मैंने पैसिव ब्रीच बताया वैसे लिखा है, इसमें एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सब कुछ कर सकते हो। आपका 10 लाख के नीचे गया तो इनफ्लो अलाउड है, पर रिडम्पशन पार्शियल अलाउड नहीं है। तो एसडब्ल्यूपी और रिडम्पशन नहीं कर पाओगे, आप पूरा रिडम्पशन करना होगा। नाउ यहाँ पे मैंडेटरी, लेट से हम पार्टनर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, तो सीबी का बोलना है जैसे एनआईएसएम सीरीज 5 क्लियर करना मैंडेटरी है। सिमिलरली यहाँ पे एनआईएसएम 13 सर्टिफिकेशन लेना मैंडेटरी है। एनआईएसएम 13 टॉक्स अबाउट वेरियस डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग देते हैं। तो वो डेरिवेटिव में आपको करेंसी डेरिवेटिव्स का एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स दिया है, और इक्विटी डेरिवेटिव्स भी समझाया है। तो दे एक्सपेक्ट दैट इफ एनी ब्रोकर हु इज डूइंग derivative sell of this SIF product, then you need to have a NISM 13 cleared. Now ये small snippets है, I'll just explain। आप SIP existing mandate यूज कर सकते हो, क्लाइंट का केवाईसी कंटिन्यू हो सकता है एग्जिस्टिंग में, चैनल पार्टनर्स के थ्रू कंटिन्यू हो सकता है। पैसिव ब्रीच के लिए मैंने समझाया, रेगुलेटरी रिपोर्ट्स है, वो जैसे म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन फीड्स आते हैं वैसे ही इसका मिलेगा, इसमें मेल बैक भी रहेगा। आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी टेकन केयर एट निर्मल बंग लेवल फॉर ऑल द डिटेल्स। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स ऑल्सो अलाउड, नो थर्ड पार्टी एक्सेप्टेंस यहाँ पे अलाउड है। सो ये पैसिव ब्रीच मैंने जो समझाया वो है। आईटीआई का डिविनिटी सीफ है। इसके पहले मैं आपको जस्ट एक पॉइंट, जो रितु जी ने क्वेश्चन किया था कि ये किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। सो अभी क्या है, जिन लोगों ने वेल्थ जनरेट किया है उनके लिए वेल्थ प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अ मिडिल क्लास पर्सन हु हैज जनरेटेड अ वेल्थ ऑफ 1 करोड़ 2 करोड़ बाई सिंपल डूइंग एसआईपी और अ लमसम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, for him it is very important that the 1 crore 2 crore or maybe 5 crore 10 crore is preserved over a period of time। तो मार्केट
का जो बिहेवियर है वो अपसाइड भी है, डाउनसाइड है. नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट फॉर फ्यूचर. सो हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर डाउनसाइड? सो ये जो प्रोडक्ट है ये रिटर्न ऑप्टिमाइजर नहीं है, ये वेल्थ प्रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये प्रोडक्ट हमें देखना चाहिए. हम इसका परफॉर्मेंस स्मॉल कैप फंड से कंपेयर करेंगे तो प्रोबेबली यू विल फील कि ये परफॉर्मेंस नहीं हुआ है आगे जाके जब भी प्रोडक्ट्स आएंगे. बट हम जब इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखेंगे और उसके साथ उसने मार्केट का रिटर्न भी दिया है, देन दिस प्रोडक्ट इज रियली गुड. तो वो जब भी कोई म्यूचुअल फंड एसआईएफ लॉन्च करेगा तब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेटेजी एंड टू अंडरस्टैंड देयर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव. वो कैसे लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लेंगे, कैसे अपसाइड डाउनसाइड करेंगे, वो भी कर सकते हैं. तो जैसे आईटीआई का एक प्रोडक्ट है जिसमें हम लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं. वो प्रोडक्ट का मैं आपको जस्ट एक स्निपेट दे रहा हूं. दिस इज नथिंग टू सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट बट जस्ट टू अपडेट यू. जो पहले एआईएफ कर पाते थे वो आज अभी म्यूचुअल फंड कर सकता है. पॉइंट वन की डिफरेंशिएटर. सेकंड, 1 करोड़ की जगह 10 लाख में आप कर सकते हो. थर्ड पॉइंट, आपको जो स्ट्रेटेजीज यूज करनी है वो भी आप यहां कर सकते हो. फोर्थ पॉइंट, यहां डेरिवेटिव एक्सपोजर अनहेज भी ले सकते हो. Fifth point, which is very important, is a risk mitigation because of derivative transaction. And the sixth critical key differentiator is a taxation. AIF में taxation बहुत ज्यादा है. यहाँ पे म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन लगता है. दैट मीन्स म्यूचुअल फंड लेवल पे जो बाई सेल ट्रांजेक्शन्स होते हैं दे आर नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स. तो ये की डिफरेंशिएटर है व्हेन वी कंपेयर विद पीएमएस और एआईएफ. और ये कैसे लगता है लॉन्ग शॉर्ट फंड. सो मैं आपको जस्ट बता दूं कि कभी भी जब इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर करता है सो ही विल हैव ए टू ब्रॉड इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी. फर्स्ट इज एक्चुअल होल्डिंग, स्टॉक होल्डिंग विच वी से इन्वेस्टमेंट इन कैश. एक होगा उनका स्ट्रेटेजिक कॉल, एक होगा उनका फिक्स्ड इनकम लॉन्ग. मींस लॉन्ग मींस दे आर होल्डिंग द स्टॉक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. नाउ यहाँ पे exposure is allowed 100% of 100% gross exposure is allowed. Means they cannot have a 200% which is available in AIF product. So one portfolio you will have a long portfolio, means you will hold some stocks for long period of time, and to protect the downside you will take a call in derivatives. जैसे मार्केट आपको बुलिश लग रहा है तो आप लॉन्ग कॉल लोगे, आपको मार्केट बियरिश लग रहा है तो आप शॉर्ट कॉल लोगे. ये स्ट्रेटेजी से फंड मैनेजर चलाएगा. इसकी जो इंफॉर्मेशन और डिटेल में आपको चाहिए, सो वेन एवर एनी म्यूचुअल फंड लॉन्च हिज प्रोडक्ट, जैसे कुछ म्यूचुअल फंड ने अभी मार्केट में लॉन्च किया है, आईटीआई भी नवंबर के फर्स्ट वीक में प्लान कर रहा है लॉन्च करने को लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड. सेम में ये आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देखना बहुत जरूरी है. जब बुलिश होंगे तो ये पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, जैसे बियरिश है तो फंड मैनेजर क्या करेगा, जो भी कैश होल्डिंग है उसको पूरा हेज कर लेंगे. हेज करेंगे मींस फ्यूचर में बेच देंगे, तो वो आपका एक्चुअल होल्डिंग हेज हो जाता है, राइट. और आप अनहेज पोजीशन भी ले सकते हो जो 25% अलाउड है. जब आप बियरिश हो, जब बुलिश हो मार्केट में, सॉरी, इन दैट केस आप क्या करोगे, आप पूरा कैश होल्डिंग रखोगे, आप फ्यूचर लॉन्ग भी लोगे, फ्यूचर में भी आप बाय करोगे. तो आपका एक्सपोजर यहां पे ग्रॉस एक्सपोजर चारों केस में 90% रहता है. बट आपका एक्चुअल होल्डिंग डिफरेंशिएट हो जाता है. बुलिश में मैं बुलिश हूं इसलिए मेरे पास स्टॉक होल्डिंग है. बियरिश में मुझे लग रहा है मार्केट डाउन जाएगा तो मैंने जो भी कैश होल्डिंग किया है, मेरे पास जो सिक्योरिटी है उसको पूरा मैं फ्यूचर में हेज कर लूंगा. तो मेरा नेट एक्सपोजर बहुत कम रहेगा, ग्रॉस एक्सपोजर मेरा 90% रहेगा. तो ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक एग्जांपल है जो आपको समझाने के लिए कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द फंड मैनेजर या वो म्यूचुअल फंड ने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया है. वो हाइब्रिड किया है तो वो इक्विटी डेट में बैलेंसिंग करेगा, वो इक्विटी किया है तो इक्विटी में करेगा, वो डेट में किया है तो डेट में करेगा. So I think this is what a brief about SIF. Ritu, I hope I tried to explain a basic terminology without referring any product, just to keep understanding better. So over to you, Ritu. Yes, very much. So the session's objective was only to understand SIF, कौन कौन से categories हैं, what all the criterias are there,
So, Hitesh, as you mentioned, there are the different kind of a categories are there. Uh, what would be the key attribute to the performance? मतलब performance कहाँ से आएगा? Whether performance would be the asset allocation strategy or their long short strategy? How the returns will be generated, or what would be the key component? सो इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. सो हमें दो चीज देखनी होगी जब एज ए एसेट एलोकेशन आप देख रहे हो कि मुझे जैसे यहाँ पे तीन कैटेगरीज दी है: इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, डेट ओरिएंटेड एंड हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी. सो कोई भी म्यूचुअल फंड अपना एसआईएफ लॉन्च करेगा वो तीन कैटेगरी में करेगा. ओके. तो इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में परफॉर्मेंस विल बी रिलेटिवली हायर. एनी फंड मैनेजर हु विल लॉन्च द प्रोडक्ट, his ultimate objective will be to generate the return by launching a equity oriented investment strategy. But ये परफॉर्मेंस लॉन्ग शॉर्ट में, इफ इट इज अ इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड जहां पे लार्ज कैप में 80% एक्सपोजर है, दैट मींस आपका लॉन्ग शॉर्ट जो कैटेगरी, बिकॉज आज की डेट में देर आर हार्डली 160 स्टॉक्स which are allowed in derivatives. 160, 155 एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं पता है, बट डेरिवेटिव में इतने ही स्टॉक्स अलाउड है. तो आप जब आपने कोई स्टॉक्स एज ए फंड मैनेजर में होल्ड कर रहा हूं और मेरा व्यू जो है जो भी अपसाइड डाउन साइड, तो वो मैं डाउन साइड प्रोटेक्ट करने के लिए जब मैं डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन्स करता हूं तो मैं मेरा डाउन साइड प्रोटेक्ट कर पा रहा हूं. तो वो मुझे इक्विटी साइड पे you will get a relatively higher performance and relatively stable stability. This will be the ultimate objective for this product. ये प्रोडक्ट को हमें कोर परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव नहीं देखना चाहिए, बिकॉज ये प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव रहेगा डाउनसाइड प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए वो डेरिवेटिव्स कर रहे हैं. ओके. बट इक्विटी एक्सपोजर की वजह से श्योर इसमें इक्विटी रिटर्न देख सकते हैं हम. डेट साइड पे रिलेटिवली लोअर रहेगा, क्योंकि डेट इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट. इफ यू लुक एट इट टुडेज जीसेक रिटर्न्स, आई थिंक यू विल नॉट हैव ए, आई कांट कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस, बट difficult to achieve double digit performance. You can look at it this product as a asset allocation on date side, you know, to hedge the interest rate across the duration. And the third category hybrid, यहाँ पे आपको स्टेबल परफॉर्मेंस मिलेगा, बट मेरा मानना है रिलेटिवली इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से थोड़ा कम रहेगा, बिकॉज यहाँ पे मैंडेटरी है 25% डेट, 25% इक्विटी एसेट एलोकेशन. सो कैपिटल प्रिजर्वेशन, जो इन्वेस्टर कैपिटल प्रिजर्वेशन में बिलीव कर रहा है कि मुझे मार्केट निफ्टी 50 जितना ग्रो हो रहा है उतना मुझे ग्रोथ मिलना चाहिए टॉप साइड, और मेरा डाउन साइड भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, ऐसे जो इन्वेस्टर है जो कैपिटल प्रिजर्वेशन में बिलीव कर रहे हैं और इक्विटी रिलेटेड ब्रॉडली दे वांट अ रिटर्न, फॉर देम दिस इज अ सुटेबल प्रोडक्ट. ओके. सो हितेश जी, अगर हम एमएफडी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, व्हाट्स द राइट नरेटिव टू पोजीशन एसआईएफ? वो अपने क्लाइंट्स को कैसे पिच कर सकते हैं एसआईएफ? सो देर आर टू थिंग्स जो मैंने बताया कि अभी जो क्लाइंट्स, जो मैं भी, वी हैव इंटरेक्टेड मेनी वेल्थ फॉरम्स, बैंक्स, मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स. उनका क्या बोलना है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो 5 करोड़ से 10 करोड़ का है, जिन्होंने म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट इक्विटी सब में एक्सपोजर लिया है, वो लोग, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो मार्केट वॉलेटाइल है, these clients are looking for a product who can protect their downside. So let's say Nifty 50 ने 25% रिटर्न दिया है, I'm just hypothetically telling, they are okay with the return between 15 to 20%, but they wanted a downside protection कि मेरा जब मार्केट डाउन जाता है तो मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू में कैसे डाउन प्रोटेक्ट कर सकता हूं. ऐसे जो क्लाइंट्स है जिनका वेल्थ है, जिनको डेरिवेटिव्स अंडरस्टैंडिंग है, जिनको ये प्रोडक्ट में रिस्क एपेटाइट है, उनको हम ये ऑफर कर सकते हैं ये प्रोडक्ट. तो मतलब अगर हम इन शॉर्ट बोले तो ये प्रोडक्ट्स आपके एक सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ क्लाइंट्स के लिए है. दो आपका करेक्ट. टिकट साइज आपका 10 लाख है, बट इट्स प्रोबेबली आई वोंट से इट्स अ प्योर रिटेल काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, राइट? यस, एब्सोल्युटली. ओके. सो मेनली आई विल से कि ये प्रोडक्ट आपका एक सोफिस्टिकेटेड क्लाइंट को केटर करेगा,
जहां पर क्लाइंट इज लुकिंग मोर फॉर द वेल्थ प्रोटेक्शन रादर देन वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू। एब्सोल्युटली। एंड इसीलिए इन हमें ना फंड यस का, सॉरी टू कट यू, इसीलिए ये फंड का परफॉर्मेंस हम एब्सोल्यूट स्मॉल कैप फंड से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज एब्सोल्यूट स्मॉल कैप फंड आपको रिटर्न भी ज्यादा देगा। जब मार्केट डाउन होगा तो वॉलेटिलिटी की वजह से लॉस भी होगा, हमने पास्ट में देखा है स्मॉल कैप परफॉर्मेंस, राइट। तो ये प्रोडक्ट वही सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे आपने बताया, जो वेल्थ प्रिजर्वेशन के साथ मार्केट लिंक रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हितेश जी, अगर मार्केट सपोज अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉलेटाइल रहेगा, सपोज इन अ बुल रन, तो नो, देन बुल रन में तो इस प्रोडक्ट में किसी को आइडियली मतलब पीपल विल नॉट कीन टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, नहीं राइट? तो क्या, यूजुअली इन्वेस्टर बिहेवियर जो रितु जी मैंने देखा है, हम्म। क्योंकि हमारे पास हम काफी क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं, तो जब मार्केट बुलिश रहता है तब तो इन्वेस्टर को यही चाहिए कि सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया वही फंड चाहिए मुझे। हम्म। बट जब मार्केट डाउन जाता है तब उनको चाहिए कि नहीं, मेरा फंड सबसे कम गिरना चाहिए, बिकॉज जब गिरता है सबसे ज्यादा हम्म। तब वो कंपेयर करते हैं कि ये फंड नहीं हुआ। तो हर एक फंड मैनेजर अपना फंड एक फिलोसॉफी से चलाता है। वो फिलोसॉफी में उनका एक व्यू है कि फ्यूचर मार्केट कैसे रहेगा, लॉन्ग जाएगा, शॉर्ट यानी डाउन जाएगा, अपसाइड जाएगा। ही हैज हिज व्यू, एंड बेस्ड ऑन व्यू ही टेक अ कॉल, राइट। हम्म। सो ये वेल्थ प्रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए ये प्रोडक्ट को हमें। और सेकंड, इसका सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए ये सुटेबल होना है। Okay. Okay. So here we have few questions in the chat box. Okay. So, okay, you answered how much outperformance we can witness as compared to small and mid cap. So there won't be, I think, any kind of a comparison if we'll do it in a direct way, right? या सो यूजुअली पीपल, द फंड्स विच हैव बीन लॉन्च, उनका बेंचमार्किंग इक्विटी के साथ से आप बेंचमार्क देख सकते हो हर एक फंड का। तो दे निफ्टी 500 और निफ्टी 50 यूजुअली ऑन इक्विटी साइड दे आर टेकिंग एट देयर बेंचमार्क टू परफॉर्म। सो स्मॉल कैप, जब हम निफ्टी 50 बोलते हैं तो ब्रॉडली इट्स अ लार्ज कैप, तो स्मॉल कैप बेंचमार्क करना राइट नहीं है। Okay. Okay. And second question here is SIFs invest in REITs and InvITs, and Hmm. in what percentage it is allowed? Is there any limit, or it is flexible at fund managers end? So SEBI regulation has not defined their limit, but I think 10% is the cap. They Okay. have keep in a circular. They have told there are, because recently SEBI ने REITs को equity categorization किया है Right. now, तो उसका exposure maybe it can be as equal as to equity, but the before this categorization the limit which mentioned in the circular was 10%. So 10% in each or 10% combined together, REITs and InvITs both It's a combined. combined. Okay. Okay. And बट then अभी हमें जब भी कोई सीफ के प्रोडक्ट में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक उनका इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क रहता है, उसमें दे हैव डिफाइंड देयर एक्सपोजर। तो वी शुड गो थ्रू दैट दे हैव डिफाइंड वेरी क्लियरली, बिकॉज नाउ पोस्ट डिफाइनिंग रीट्स एंड इन्वेस्ट आईटी एज ए इक्विटी प्रोडक्ट, probably exposure limit may be higher. okay. Okay. Can you please explain the difference between gross exposure and net exposure? या वेरी गुड क्वेश्चंस, मैं आपको बताता हूं। सो ग्रॉस एक्सपोजर का मतलब यह है कि जब आप हेजिंग नहीं करते तो आपका पूरे का पूरा एक्सपोजर ग्रॉस एक्सपोजर है। यानी मैं जस्ट आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे पास 100 रुपीज है, 100 रुपीज में मैंने 65 रुपीज का रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक लिया है और मैंने उसको फ्यूचर में नहीं बेचा है, दैट मीन्स मैंने उसका हेजिंग नहीं किया है। तो ये मेरा 65% ग्रॉस एक्सपोजर हुआ। फिर मैंने क्या किया, फ्यूचर में भी कुछ स्टॉक्स खरीदे, फ्यूचर लिया है मैंने, बाय किया है, लॉन्ग यानी बाय। तो ये 65 प्लस 25 दैट मीन्स 90 इज माई नेट एक्सपोजर एज वेल एज ग्रॉस एक्सपोजर, बिकॉज मैंने शॉर्ट कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। नाउ आप ये फर्स्ट केस देख लो जहां पे मैंने कैश होल्डिंग, मैंने रिलायंस 65 रुपीज के लिए थे, मैंने रिलायंस को फ्यूचर में बेच भी दिया 65 रुपीज, तो मेरा इसमें इक्विटी एक्सपोजर जीरो हो गया। 65 प्लस 65 माइनस, और मैंने कुछ नेकेड पोजीशन यानी जो मैं स्टॉक होल्ड नहीं कर रहा हूं उसको भी मैंने फ्यूचर में बेचा है, बिकॉज मेरा व्यू है बियरिश मार्केट में।
मैं मान रहा हूं कि मार्केट डाउन जाएगा, तो मैंने उसका फ्यूचर भी शॉर्ट किया है, तो मेरा नेट एक्सपोजर क्या हो गया, 65 जीरो हो गया, और ये भी मैंने लिया था तो मेरा 25 हो गया। अदर वे राउंड में जब देखता हूं मेरा ग्रॉस एक्सपोजर, तो मैंने स्टॉक तो मेरे पास होल्ड है ही, राइट, 65%, और मैंने अनहेज पोजीशन भी लिया है 25, तो ये दो मिला के मेरा 90 हो गया। तो इसको ग्रॉस एक्सपोजर बोलते हैं। ग्रॉस एक्सपोजर में से आप हेजिंग पोजीशन निकाल लेते हो तो नेट एक्सपोजर होता है। So Nidhi, hope that is clear to you. So next question is, can SIPs and SWPs be done in SIFs like mutual funds, and in what यस, amount of interval? यस, सो SIP एंड SWP, हमें एक चीज ऑलवेज माइंड में रखना है कि मिनिमम 10 लाख तो पहले डालना है। Hmm. 10 लाख होने के बाद आप SIP कर सकते हो एडिशनल, वो हर एक फंड हाउस डिफाइन करेगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना रहना चाहिए। आइडियली वो 500 रुपीज नहीं रहेगा, आइडियली वो 10,000 25,000 रुपीज रखेंगे, विच वी बिलीव। एंड सेकंड इज SWP आपको अलाउड है, उसकी फ्रीक्वेंसी जैसे म्यूचुअल फंड में है वैसे ही हो सकती है, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली। बट वो SWP कंटिन्यू तो ही रहेगी जब वो वैल्यू उसकी 10 lakhs अबाउ है, अदरवाइज SWP स्टॉप हो जाएगा। So here the next question is, existing fund managers are going to manage SIF products, or AMCs are hiring the new teams because derivative is the exposure they have to take. No, so basically, ideally, SEBI has asked all mutual funds that your fund manager should have a skill set to manage derivative effectively. So they, first of all, mutual fund or SEBI regulation is allowing that existing fund manager can manage this SIF, provided those fund manager has a expertise in a long short fund. For example, in a derivative side, for example, ITI, we have a 7 years track record of long short category. Mr. Rajesh Bhatia is managing, so he has a expertise in derivatives. So all fund house, I believe the fund manager may be existing of mutual fund, but they should have an understanding of the derivative transaction is very important. They need a criteria that the person should have an understanding and experience about this, products. So mutual fund manager can manage. Okay, so existing if ITI ka some fund manager is managing the mutual funds, they can manage the SIF as well, right? Correct, correct. So Okay. we have a one fund manager who has a derivative exposure. He is going to be a fund manager for our fund also, Okay. which we are launching in November. So एग्जाम के लिए कौन सा सर्टिफिकेशन? सो एग्जाम NISM 13 आपको एग्जाम देना पड़ेगा टू सेल AIF. Right, right. So yes, so derivative NISM 13 करके NISM का मॉड्यूल है, जैसे हमारा म्यूचुअल फंड का सीरीज 5 है। मैंने लास्ट मंथ मैंने भी क्लियर किया बिकॉज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड मोर, और वो करिकुलम विल गिव यू अ वेरी फेयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट डेरिवेटिव्स, एंड मेनली ऑन अ करेंसी डेरिवेटिव मार्केट कैसे काम करता है, इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट कैसे काम करता है, और डेट डेरिवेटिव मार्केट कैसे काम करता है। तो वो NISM 13 मैंडेटरी है टू क्लियर, टू सेल दिस प्रोडक्ट। बट हितेश जी, करेंसी का तो इसमें कोई यूज नहीं होगा ना? आई मीन देयर वोंट करेंसी का नहीं है तो बी। रितु, एज ए फंड हाउस ऑल्सो हमने सेबी को रिप्रेजेंटेशन किया है। हम्म। बहुत सारे इंडस्ट्री के एमफी में भी हमने बोला है कि ये जो प्रोडक्ट है उसमें करेंसी डेरिवेटिव नहीं है, बट अभी आपने जो NISM 13 सजेस्ट किया है उसमें वो भी पीस आ रहा है। So I think we have already appropriate representation has been given to the industry forum as well as CB. Probably it's a matter of time. I think they should come out with some more direct related to this product kind of exam. So, Hitesh ji, last closing remarks from your side, how investors or the MFD should look at this product, because everyone has a very high hope, like thinking like now the AIF kind of a strategies they can invest with the 10 lakh rupees amount. But some words, if you would like to put across, like what you can expect from this particular product. So I would request all our partners that you should be prepared for this product first. India is in a growth trajectory. We have already 4 trillion economy. Next 5 years are a
very bullish for India. And there are visible results also in data which we are seeing. The way infrastructure, the way Make in India and other things are happening in India. I think this is a growth trajectory for India. When we say growth trajectory, we will have so many of investors who will have a high disposable and high investable surplus. So they are looking for this kind of sophisticated product. So my strong suggestion and feedback to our partners said that we should be prepared for this kind of products. And we should inform to all our investors, probably our investors portfolio may be 10 crore. We have an allocation of 1 crore or 50 lakhs. We don't know what is there is appetite. So, and what is his, net worth. So we should pitch to each and every investor that this is a SIF product. In India today, we do not have more than 1,000 distributor also who have qualified this. So I think we should be the first mover advantage. I request all partners to actively participate, take the knowledge, get exam clear, and please inform your investors, because if you do not inform to your investor, probably that investor may get information from somewhere else. So I think we should not lose this opportunity. This is a evolving industry. जब AIF लॉन्च हुआ था तो किसी ने सोचा नहीं था कि 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री, मिनिमम जहां पे 1 करोड़ की टिकट साइज है, वो इंडस्ट्री आज 12 लाख करोड़ की है. म्यूचुअल फंड किसी ने सोचा नहीं था 75 लाख करोड़ पहुंच जाएगा, राइट? सो सिमिलरली ये कैटेगरी भी बहुत बड़ा होने वाला है. यहाँ पे बहुत एपेटाइट है. I think we all, as a mutual fund house and as a partner also, we should be prepared for this growth trajectory and to capture the market share. That will be my closing remark, Ritu. Thank you so much, Hitesh ji. बहुत ही nicely and the crisp manner you have explained SIF as a product and how it's suitable to investors and how MFDs even can push this particular product. So thank you for your time, and thank you participants for joining in. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.